हाय एवरीवन, दिस इज सूर्या। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट डीआरडीओ। मैंने जो डीआरडीओ में जेआरएफ के लिए इंटरव्यू दिया था उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और इस इंटरव्यू में मैं क्या मिस्टेक किया जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि क्या आपको इंटरव्यू में मिस्टेक नहीं करना चाहिए। डीआरडीओ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। डीआरडीओ की एक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हो। मतलब फिज़िक्स स्टूडेंट के लिए वहाँ पर पीएचडी करना हो सकता है। आप पीएचडी वहीं पे कर सकते हो। जेआरएफ की उधर जेआरएफ की वैकेंसी निकलती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप डीआरडीओ में जेआरएफ एज ए जूनियर रिसर्च फेलो काम कर सकते होंगे और वहाँ से डीआरडीओ की इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी डिग्री ले सकते हो। तो इसके मैं बता दूं कि जो आपको स्टाइपेंड रहेगी वो सेम रहेगा 31,000 प्लस एचआरए। यही रहेगी स्टाइपेंड आपकी। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसका जो इंटरव्यू जो स्टार्ट हुआ था उसमें 4-5 मेंबर ही रहते हैं और आपको क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन लगभग टॉपिक से 3-4 टॉपिक से आपको पूछेंगे। और जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो जाएगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे को भी पूछे थे। क्वांटम मैकेनिक्स, कंडेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आया था मुझे। और जो क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिज़िक्स वालों के लिए। तो मतलब हर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन वहाँ से आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बाई एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स है जो कि मेरे वीडियो देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आपका जो इस जून जुलाई सेशन में आपका पीएचडी एडमिशन होने वाला है और आपको बहुत सारे जगह पे इंटरव्यू देना है। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप इसे ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। और आप मेरे अगर इंटरव्यू रिलेटेड और क्वेश्चन जानना चाहते हो तो मेरी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके उसे चेक कर सकते हो। और काफ़ी और मैं यही सलाह दूंगा कि आप यूट्यूब में भी और चैनल जो हैं कुछ अपलोड किए हैं वो सारी वीडियोस आप देख लें इंटरव्यू एक्सपीरियंस कि आपको एक आइडिया आ जाए कि कैसा क्वेश्चन आता है, कि क्या क्या क्वेश्चन एक्चुअल में आता है। अगर आप सभी वीडियो को देख लोगे तो क्या होगा, आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आती है। तो आपका प्रिपरेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप सारी जितने भी फ्री में अवेलेबल है वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस यूट्यूब पे आप देख लीजिए। इससे आपका प्रिपरेशन जल्दी होगा और बेहतरी भी होगा। तो आप मेरे चैनल को भी विज़िट करके इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया हूँ कुछ वीडियोस, तो उस वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही था। वो बहुत था कि व्हाट इज़ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपको बतानी है और क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करनी होती है उधर। ऐसे नहीं कि तुम जस्ट लाइन बोल दियो, मतलब रट्टा मारने वाला। आपको एक चीज़ है वो डिफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो इसीलिए वो आपको उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसका क्या रोल है। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ वेव फंक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स। एंड next is what is eigenvector. Then I explained eigenvector. Then he started, have you really think about eigenvector, what it is? You have to think. That time I did not able to answer this question, how able to explain properly what is eigenvector. But you can check it, and you should practice the properties of wave function. That is very very important. And what is the physical significance of wave function in quantum mechanics? You know,
what quantum mechanics in wave function plays a role in quantum mechanics. So it tells about, if you know the wave function of a system, then you can tell everything about the system. The role played by position and momentum in classical mechanics is the same role wave function प्ले करता है क्वांटम मैकेनिक्स में. तो ये थी कुछ क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स से. और उसके बाद जो क्वेश्चन आया था को एक अलग प्रोफेसर पूछे थे जो कंडेंस मैटर फिज़िक्स पे. तो कंडेंस मैटर फिज़िक्स से मुझे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ डीजेनरेट एंड नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर. तो मैंने उसको बताया कि डीजेनरेट क्या होता है और नॉन डीजेनरेट क्या होता है. उसके बाद व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ डीजेनरेट सेमीकंडक्टर. आपको ये भी पता नहीं है कि 10⁻22 to 23 मतलब 21 to 22 एटम्स होते हैं. और व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर. इसको अच्छे से पढ़ लेना, उसका एग्जांपल्स भी जो है वो अच्छे से याद कर लेना. ये कंडेंस मैटर की एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंसी बैंड इन केस ऑफ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर. तो ये जो मैकेनिज्म है उसको आप डिटेल में पढ़ना कि कैसे मोमेंटम गेन होता है और कैसे ट्रांजिशन होता है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर. कंडक्शन बैंड से वैलेंसी बैंड में कैसे आता है, और डायरेक्ट तो नहीं आता है, एक मोमेंटम गेन करने के बाद आता है. तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए. उसके बाद क्वेश्चन मुझे यहीं से फिर स्टार्ट होता है. आप वो इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस गए तो इंटरव्यू में ऐसा ही होता है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछते पूछते आपके जितना रिलेटेड है वो पूछे जाते हैं. तो मुझे पूछे कि व्हाइट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सुइटेबल फॉर एलईडी एप्लीकेशन like direct or indirect band gap semiconductor, and then why. You have to explain also what is the difference between laser diode and light emitting diode. ये क्वेश्चन था, मैंने उस टाइम उसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया था. बाकी उसके बाद मुझे पूछ लिए थे कि व्हाट इज़ जेनर डायोड. तो मैंने वो बताया जेनर डायोड क्या होता है, व्हाट इज़ स्पेसिफिक अबाउट जेनर डायोड मीन्स इट इज़ प्रॉपर्टीज़ हाउ इट इज लाइक वोल्टेज रेगुलेटर के हिसाब से काम करते हैं और हाईली डोप्ड होता है. ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो जेनर डायोड की, वो आपको याद रहना है. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जेनर डायोड से तो क्वेश्चन आता ही आता है और एलईडी से आता है. ये जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपको क्या है, आपको याद रहना है, उसकी सारी कंसेप्ट भी याद रहना है कि क्योंकि क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछते हैं वो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछते हैं, उसके रिलेटेड ही पूछते जाते हैं. तो आपको उसके रिलेटेड सारी जो भी नॉलेज है उसको सब अपने अंदर रखना है. मतलब वो एक ही क्वेश्चन से रिलेट करके आपको दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसीलिए आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ना होता है. बाकी उसके बाद उसने कुछ मुझे पूछे थे एक्सप्लेन फ्रैंक कंडेंस प्रिंसिपल. फ्रैंक कंडेंस प्रिंसिपल ये पूछे थे. उसके बाद हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछे थे और कैसे वो आपको एक्सप्लेन करना होता है. तो मैंने वो एक्सप्लेन किया था. आपको मालूम होगा हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट. और वन मोर एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पूछे थे तो मुझे वो याद नहीं है. पर आप दो तीन एक्सपेरिमेंट जो है जैसे कि हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, ये तो आपको याद होना चाहिए, मतलब कैसा होता है और क्या रिजल्ट निकलता है और हॉल इफेक्ट करने से आपको क्या क्या मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस होता है, मतलब वो हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप क्या क्या बता सकते हो फिजिक्स में. मतलब जैसे मटेरियल की क्या क्या सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप ये भी बता सकते हो. जो है वो आपको याद रहना चाहिए. तो हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. तो अब मैं बताऊंगा ये थे इतने ही सारे क्वेश्चन ही थे जो मैंने आपको साथ शेयर किया. बाकी अब मैं बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू में क्या गलती नहीं करनी चाहिए जो मैंने किया था और जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया उधर. तो आपको ये बताऊंगा. तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरे को जितने भी क्वेश्चन पूछे थे मैं लगभग 90% उसका आंसर सही से ही दे दिया था.
तो उन्होंने मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, तो मुझे डायरेक्ट पूछ लिए व्हेदर यू हैव जॉइंड समवेयर एल्स और नॉट। तो मैंने उस टाइम पीएचडी ज्वाइन कर ली थी, तो वो मैंने बता दिया। तो उन्होंने मुझे बोले कि हैव यू एवर टेक इंटरव्यू ऑफ एनी स्टूडेंट, एनी टू स्टूडेंट, मतलब कि क्या आप किसी दो स्टूडेंट का इंटरव्यू लिए हो और उसमें किसी दोनों ने सेम परफॉर्मेंस दिया, मतलब दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, तो फिर आप किसको चुनोगे, जिसका मतलब हो गया है किसी दूसरे जगह पे, और फिर या किसी उनका चूज करो ना है जिसका कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन जब मेरे को पूछे तो मैंने बता दिया कि सर यही है कि जिनको मतलब जो जिसका कहीं पे भी पीएचडी नहीं हो रहा है तो उसको ही चुनना है। बाकी जो जिसका पीएचडी हो रहा है तो उसको कंटिन्यू उसको नहीं लेना चाहिए। बाकी जो जिसका नहीं हुआ है वो उसे लेना चाहिए। तो ये मेरी गलती थी। तो इसमें मैंने सीखा यही कि अगर आप कहीं पे भी पीएचडी कर रहे हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, और अगर आप इधर इंटरेस्टेड हो तो आप नहीं बताना किसी भी। अगर ये होता है काफ़ी सारे आईआईटीज़ में होता है कि आप तो एक जगह पे इंटरव्यू नहीं देते हो पीएचडी के, आप तीन चार इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देते हो। तो इंटरव्यू के दौरान ही वो लोग आपसे पूछ लेते हैं कि क्या आप अगर हम आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे यहीं पे, हम इस इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट करेंगे, क्या आप ज्वाइन करेंगे या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट पे ज्वाइन करेंगे। तो आपको क्लियरली बोलना है कि सर मुझे आपकी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है, और आपको एक दो रीज़न भी उसके लिए मतलब सोच लेना चाहिए पहले ही, कि आपको बोल देना चाहिए हाँ सर मैं इन सर को जानता हूँ और इधर ये काम अच्छा होता है, या फिर ऐसे ही कह देना कि मेरा दोस्त इधर है और मैं उनसे बात किया था, इधर का जो रिसर्च फैसिलिटी है बहुत अच्छी है, और अगर मेरा हुआ तो मैं इधर ही ज्वाइन करूँगा। तो ये जो बात है आपको ध्यान में रखना है, और आपको कभी भी बताना नहीं है। अगर आपको दूसरे जगह पे इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे आप डीआरडीओ में इंटरव्यू दे रहे हो और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में आपका हो गया है सिलेक्शन, तो आपको ये बताना नहीं बताना चाहिए कि मेरा कहीं पे हुआ है। अगर ऐसे बोलते हो आप तो वो थोड़ा जैसा मेरा हाल हुआ ऐसा होगा आपका, कि आपको वो लोग लेने में थोड़ा मतलब ये करेंगे, कंजूसी करेंगे, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वाचिंग।